क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के हाईली चांसेस है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है जो लास्ट 10 ईयर में किसी न किसी साल पूछे गए हैं। तो चलिए इससे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्हें आप अपने साथ टॉप करते हुए देखना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि जो भी सब्जेक्ट है उसमें से कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर को हम देखेंगे ताकि वो चैप्टर अगर आप छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है आपके ज़्यादा मार्क्स कटे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा पेज जिसमें मैंने 50 क्वेश्चंस नोट किए हैं, जिसमें मैंने सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स यानी अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और भूगोल को कवर किया है। इनके 50 क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जैव संसाधन के नाम लिखिए। अब जैसा कि मैंने आपको सारे चैप्टर्स करवा रखे हैं, है ना, जियोग्राफी वगैरह के, पॉलिटी के करवा रखे, हिस्ट्री के करवा रखे, तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताए थे कि आपको कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे उस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो इसमें मैंने आपको जैव संसाधन भी बताया था। अब जैव संसाधन क्या होता है, मतलब जिसमें जीव होता है, तो वो सभी चीज़ें आपकी जैव संसाधन के अंदर आएगी। जैसे मानव हो गया, मानव क्या होता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है, तो बच्चे से वो अपनी एक टीनेज में आता है, फिर टीनेज से ओल्ड बनता है यानी बूढ़ापा आता है उसका। तो इस तरीके से अपनी ग्रोथ होती है उसमें। तो पेड़ पौधे में भी अपनी ग्रोथ होती है। तो ये जितनी भी चीज़ें जिसमें जीव होता है, इस तरीके से वो सारी चीज़ें जैव संसाधन के अंदर आती है। गॉट इट। अब सेकंड आपका क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभ्यारण्य किसे कहते हैं। अभ्यारण्य क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, जियोग्राफी का क्वेश्चन है आपके, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिहली समुदाय के अधिकांश व्यक्ति किस धर्म को मानते हैं। देखो मैंने आपको सारी स्टोरीज बताई थी कि वहाँ पर किस तरीके से तमिल हिंदी थोप दी जाती है उनके ऊपर, सिहली समुदाय होते हैं। साथ में जो भी मतलब आपने अर्थशास्त्र वगैरह में सब में पढ़े हैं चैप्टर, मैंने आपको काफ़ी अच्छे से करवाए थे। तो आप अगर उनको जाकर भी चेक कर लेते हो तो आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है सत्ता का विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। यानी जो हमारी सत्ता है यानी सरकार है, इसका विकेंद्रीकरण किस तरीके से होता है ये आपको इस वाले क्वेश्चन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है। यानी आपको सारी मतलब जितनी भी औरतों की स्थिति थी स्वतंत्रता के टाइम पे, औरतें की स्थिति क्या थी ये भी आपको पढ़ना है। तो औरतों से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे जो मैंने आपको क्लियर करवाए थे वो आपको करके जाने। साथ में अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें आपको ये पॉलिटी के अंदर ही आपको पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ने मिलेगा, जिसमें महिलाओं की स्थिति है या हमारी जो जनसंख्या है उस सभी के बारे में आपको बताया गया था। तो स्पेशली इस वाले क्वेश्चन से जो भी 2-3 क्वेश्चन बनेंगे लेडीज़ को लेकर, वुमेन्स को लेकर, तो वो आपको करके जाना है। फिर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, यानी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी संख्या कितनी है, तो ये पूछा गया है। और उसमें से आपको किन्हीं 2 पॉलिटिकल पार्टीज के नाम लिखने हैं, है ना। तो ये अति लघुत्तरीय प्रश्न में से बनेगा आपका, यानी जो छोटे क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें से, है ना। और आपको क्या करना है, इसी टॉपिक से राष्ट्रीय राजनीतिक दल में सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ईयर याद कर लेने, क्योंकि वो आपके वैकल्पिक विषय यानी ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में, है ना। तो इससे राजनीतिक दल से जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको करके जाने हैं। एंड मेन आपको क्या है वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं, ताकि अगर उससे अति लघुत्तरीय क्वेश्चन बने तो वो भी आप कवर कर लो, अगर लघुत्तरीय बने तो वो भी कर लो, या फिर दीर्घोत्तरीय बने तो वो भी आप कवर कर लो। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसमें आपको वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है नगद व व्यापारिक फसलों से क्या आशय है। इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कर्तन दहन कृषि या स्थानांतरीय कृषि को विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। जब जियोग्राफी का चैप्टर मैंने आपको कवर कराया था तो उसमें मैंने स्टेट वाइज आपको बताया था कि स्टेट वाइज इस कर्तन दहन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है, यानी जिसको हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। यानी वहाँ के मतलब पेड़ पौधों को, जो भी टहनियाँ वगैरह उनको जलाकर फिर वहाँ पर थोड़ी कृषि करके फिर वो जो लोग होते थे वो दूसरी जगह मूव करते थे और फिर यही प्रोसेस रिपीट करते थे। तो यही वाली आपको प्रोसेस थोड़ा स्थानांतरित कृषि के बारे में लिख देना है और फिर क्या करना है आपको उनको स्टेट वाइज किस नाम से जाना जाता है, किस एरिया में कौन से नाम से जानते हैं वो आपको मेंशन कर देना है।
क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, भारत में परमाणु ऊर्जा के 2 केंद्रों के नाम का उल्लेख कीजिए। यानी परमाणु ऊर्जा केंद्र आपको बताने हैं कि कहाँ कहाँ पर है और 2 नाम लिखकर आपको थोड़ा बहुत उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। देखो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक रेशम मार्क का भी बताया था, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए और इनके आंसर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप गूगल करके देखोगे तो भी आपको मिल जाएगा और अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियोज़ को देखोगे तो उसमें भी आपको मैंने टॉपिक क्लियर कर रखा है। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज, जिस पर दिया है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपका क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्योग के 2 महत्व बताइए। विनिर्माण उद्योग क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। अगर क्वेश्चन नंबर 13 देखें तो यहाँ पर दिया है, वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखिए। वायु प्रदूषण से क्या होता है, वायु में अगर जहरीली गैसें होंगी, जहरीला धुआं होगा तो वो क्या होगा, आपकी आंखों से भी कांटेक्ट में आएगा, साथ में जब आप ब्रीथ लेते हो, जो सांस लेते हो उसके थ्रू भी आपके अंदर जाएगा, फेफड़े खराब हो सकते हैं, लंग्स वगैरह में दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से है ना। तो वायु प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव लिखने हैं आपको। साथ में प्रदूषण यानी पोल्यूशन जितने भी होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना। जैसे कि नॉइस पोल्यूशन होता है ना, ध्वनि प्रदूषण हो गया आपका, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण तो इसमें आपने देख लिया, साथ में मिट्टी प्रदूषण होता है। तो मिट्टी प्रदूषण यानी आपका जो होता है मृदा प्रदूषण, ठीक है। इन सभी को आपको पढ़ के जाना है अलग अलग से। किसी के भी बारे में पूछ सकते हैं कि जैसे कि जल प्रदूषण के 2 दुष्प्रभाव बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। यहाँ पर दिया है, आधारभूत उद्योग क्या है। आधारभूत उद्योग का नाम बताना है आपको और इनके एग्जाम्पल देने, ठीक है। तो वही बात मैंने आपको बोल दी कि आधारभूत उद्योग को एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है और साथ में इसके एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। सत्ता क्या होती है, हमारी जो सरकार होती है ना, उसकी साझेदारी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको तर्क देना है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये आपका पॉलिटी का चैप्टर है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है, ये आपको बताना है। ये आपके चैप्टर में भी बहुत अच्छे से दिया था और इसको बहुत अच्छे से करवाया था, तो आप इसका आंसर गूगल भी कर सकते हैं या फिर अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है। सांप्रदायिकता क्या होती है, मतलब जो भी हमारा समाज है वो जो अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है ना, अलग अलग रिलीजन में, तो इससे क्या दिक्कत होती है, लोकतंत्र के लिए क्यों हानिकारक है। साथ में जेंडर की वजह से दिक्कत होती है ना, इस तरीके से कास्ट की दिक्कतें होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लोकतंत्र के लिए हानिकारक है और यहाँ पर दिया है कि तर्क दीजिए ऐसा क्यों है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लैंगिक असमानता क्या है। यानी जो भी जेंडर इनइक्वलिटी होती है उसमें आपको बताना है ना। क्वेश्चन नंबर 19 पे मूव करें तो वो है आपका, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक दलों की भूमिका क्यों होती है। यानी जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है उसमें राजनीतिक दल क्या अपनी भूमिका निभाते हैं, आपको इसे 3 रीज़न देने है ना। ये चैप्टर मैंने आपको करवाते टाइम बहुत अच्छे से करवाया था, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बताया था, साथ में कैसे वर्क करती है, सत्ता की साझेदारी कैसे होती है, ये सब कुछ हमने जाना था। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें दिया है, राजनीतिक दलों के 4 प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी इसको एक्सप्लेन करना है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं है ना, छोटे छोटे दल होते हैं, उन सभी के बारे में आपको बताना है कि उनके कार्य क्या होते हैं, है ना। और कार्य आपको बुक में भी दे रखे थे, साथ में आप इसको क्रोम पे भी चेक कर सकते हैं या गूगल पे, है ना, उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 है, दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच अंतर बताइए। यानी दबाव समूह क्या होता है और राजनीतिक दल क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, लोकतंत्र किस प्रकार लोगों के लिए उत्तरदायी है। यानी लोकतंत्र है, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र अपने भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ यहाँ होता है जहाँ पर जो भी जनता होती है वो अपना शासक स्वयं चुन सकती है ना, तो उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। इसी तो बोलते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जो भी शासक बनेगा वो जनता की इच्छा से बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, जैव तथा अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो आपको जैव संसाधन भी बताने हैं, पर सबसे पहले डेफिनेशन लिख देना दोनों की और फिर बाद में इनके एग्जाम्पल दे देना, या फिर आप इन दोनों में डिफरेंस भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 24,
जो है फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी और उसका मुख्य कारण क्या था। ये आपके हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है, जिसमें आपको फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, ऐसे कुछ 2-3 क्वेश्चन करके जाने हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं, जो है भारत के रेखा मानचित्र में लौह अयस्क क्षेत्रों को दर्शाइए। देखो, मैप प्रैक्टिस करने का मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैप प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। मैप प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे कि मैप है, भारत का मैप है ना, भारत का नक्शा है, तो नक्शे में आपको लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ कहाँ है वो आपको बताने हैं, है ना। तो ऐसा मैप बना देना, फिर उसमें क्या करना, डॉट लगा के, बिंदु लगा के आप उन जगह को मेंशन कर सकते हो और लौह अयस्क कौन कौन से आप वो बता सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, किन्हीं 4 प्रदूषणों के नाम और उनका उल्लेख कीजिए। जो ऊपर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बारे में, उसी में आपको 4 प्रदूषण के नाम लिखने हैं, है ना, और उनका उल्लेख करना है। साथ में आप ये भी लिख सकते हैं उनसे क्या नुकसान है, या फिर अगर आपको पता हो कि इनको कम कैसे किया जा सकता है। जैसे ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण को किस तरीके से कम कर सकते हो, कम ध्वनि करके, है ना, कम फटाके फूटेंगे तो भी उससे ध्वनि प्रदूषण होगा। ध्वनि के साथ साथ वायु प्रदूषण भी होगा, जो पॉल्यूशन होगा उससे जो धुआं निकलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। अब साथ में उससे क्या होगा, मिट्टी मृदा प्रदूषण भी होगा। क्यों? क्योंकि जो भी फटाके वगैरह फूटेंगे एक तरीके से, उनमें जो बारूद वगैरह होगा कहीं ना कहीं वो अफेक्ट तो करेगा उसको, सॉइल को, है ना। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। साथ में वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं, जो फैक्ट्रियों से धुआं निकाला जाता है उसको बंद किया जाए। और जल प्रदूषण कैसे होता है, जो फैक्ट्रियों से केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं, या फिर जो भी मूर्तियाँ वगैरह, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती है, जब गणेश विसर्जन होता है या जब भी नवरात्रि के टाइम पे, तो मिट्टी की बनाओ जो मूर्तियाँ हैं वो मिट्टी की बनेगी तो जल्दी से गल जाएगी। पर अगर उनमें केमिकल्स वगैरह या चूने वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे क्या है, जो वाटर है वो ख़राब होगा, है ना। तो इस तरीके से जो भी उसमें मछलियाँ वगैरह होती है उनको काफ़ी दिक्कतें होती है जीने में, इस तरीके से तो आप वो चीज़ें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको राजमार्गों के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें आपको 2 और बताने हैं, जो है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग, ठीक है। तो 3 आप करके जाना, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग। बाकी को भी आप देख लेना, मोटे मोटे तौर पर इम्पोर्टेंट है तो है, पर इतने डिफिकल्ट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, इसमें दिया है असहयोग आंदोलन के कारणों की समीक्षा करें। देखो, अब जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर है इतिहास में, इतिहास सब्जेक्ट में जो भी ये चैप्टर 2 है उसमें आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है ना। और जो महात्मा गांधी है उनसे जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, उनके जितने भी आंदोलन है वो आपको ज़रूर करके जाने, है ना। तो उनको अगर स्किप करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनेगा। और साथ में ये जो भी नमक यात्रा है, दांडी मार्च वगैरह, इनको आप कर लेना थोड़ा बहुत, इनके ईयर देख लेना। और रोलेट एक्ट को बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। मैंने आपको बताया भी था इजीली लैंग्वेज में कि रोलेट एक्ट क्या है, तो वो आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रवाद यानी जो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होती है उसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद आपको यही एक्सप्लेन करना है कि जो हम देश के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। जैसे हम भारत के प्रति प्रेम की भावना रखते हैं तो यही हो गया राष्ट्रवाद, है ना। आ गई समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, महामंदी से क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए। देखो, महामंदी क्या होती है, पैसों की कमी, यानी जो आर्थिक स्थिति होती है, पैसों की कमी अपने पास नहीं, जो देश होता है, देश, वही बात हो गई, इंसान के पास पैसों की कमी होगी तो एक तरीके से देश के पास पैसा नहीं है ना। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला, इसमें सभी की स्थिति सेम हो जाती है। तो जब विश्व युद्ध खत्म हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय वगैरह, तो इसके बाद में खाने की इतनी दिक्कतें होने लग गई थी, रहने के लिए घर सब तबाह हो गए थे। तो इस तरीके से जो भी नुकसान हुआ, इससे हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी डाउन चली गई थी और इसी को बोला गया महामंदी। तो आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि महामंदी से क्या आशय है ना, ये आपको बता सकते हैं। और इसके 2 कारण बताएंगे। तो 2 कारण में आप 1-2 कारण विश्व युद्ध से लिख सकते हैं कि इसके बाद में मतलब इसके टाइम पे क्या हुआ, तो बहुत ज़्यादा औजारों वगैरह का यूज़ किया। हमारी जो भी सैन्य शक्ति थी, जो भी आम जनता में जो भी नौजवान लोग थे, उनको ज़बरदस्ती युद्ध में भेजा गया।
तो जो भी काम करते थे, जिनके हस्बैंड काम करते थे वो हस्बैंड भी मारे गए, तो महिला ही कैसे घर का मतलब सारा इतना श्रम करेगी, है ना, मतलब बाहर का पैसा कमाएगी। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लग गई थी और खेती वगैरह भी पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। तो इसी को बोलेंगे आप महामंदी, है ना। तो इसी के अंदर आपको ये लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 31 है रॉलेट एक्ट क्या है। देखो मैंने आपको यही बताया था अभी कि रॉलेट एक्ट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो रॉलेट एक्ट को आप एक्सप्लेन कर लेना है। ये 1919 में हुआ था, है ना। तो इसका विरोध किस तरीके से किया गया ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन क्या होता है, यानी मिट्टी का कटना। मिट्टी का कटना कैसे होता है, देखो एक सपाट मतलब एक, जैसे कि आपने कभी देखा है केरला में जो चाय के बागान वगैरह होते हैं, है ना, तो उस तरीके से किस तरीके से होती है वो ढलान टाइप में, है ना। अगर ढलान सिंपल है, उस पर अगर पानी गिरेगा तो मिट्टी सारी बह के जाएगी, सिंपल बात है ना, सारी मिट्टी बह के नीचे चली जाएगी। पर अगर वही उस ढलान वाली जगह पर अगर पेड़ उगा दिए जाए तो वो जो पेड़ है उसकी जड़ें क्या मिट्टी को पकड़ के रखेगी, है ना। तो इस तरीके से मृदा अपरदन नहीं होगा, यानी जो मिट्टी है वो मतलब खिसक कर नहीं जाएगी नीचे, बह के नहीं जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना। थोड़ी बहुत तो जाएगी ऊपर ऊपर की, पर इतनी नहीं जाएगी, उसकी जड़ें पेड़ की पकड़ के रखेगी। तो इसी तरीके से आप मृदा अपरदन को समझा सकते हैं, यानी मिट्टी का कटना मृदा अपरदन कहलाता है। और साथ में इस मृदा अपरदन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, तो पेड़ों को उगाकर, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। साथ में अगर उसके उत्तरदायी कारण पूछ रखे तो आप बता सकते हैं पेड़ों की कटाई जो होती है, अगर पेड़ काटोगे तो फिर जो मिट्टी रहेगी वो बह के चली जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 को देखो, संघवाद क्या है और इसकी विशेषताएं आपको लिखनी है, ये भी मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसका महत्व बताइए, है ना। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और बार बार मुझे आपको रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है वही आपका क्वेश्चन आ गया महात्मा गांधी से रिलेटेड, कि महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह है उस पर एक निबंध लिखिए। तो आप इस तरीके से अलग अलग उनके सत्याग्रह थोड़े एक्सप्लेन भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपसे दीर्घ उत्तरी में यानी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको एटलीस्ट अच्छा आंसर लिख के आना है ना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दे रखा है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। वैश्वीकरण यानी इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, जो विश्व होता है उसका एकीकरण, है ना। तो वो कैसे होता है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। फिर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 जो है जर्मनी का एकीकरण बताइए और इटली का एकीकरण बताइए। तो जर्मनी और इटली कौन से चैप्टर में थे आपके, इतिहास के चैप्टर 1 में, है ना। तो आपको ये वाला पॉइंट क्लियर करके जाना है, एक तो जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, साख क्या है। साख के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, जो बैंक वगैरह होती है उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी मैंने आपको बताई थी, नाम भी बताए थे, है ना। तो आप उनके नाम भी लिख सकते हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का काम क्या होता है अब वो भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, जिसमें क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। देखो वस्तु विनिमय प्रणाली पहले चला करती थी। अब जैसे आपके पास एक बकरी है, मुझे उस बकरी की ज़रूरत है, तो मेरे पास जो भी अनाज वगैरह होगा वो अनाज मैं आपको दे दूंगी और जो आपकी बकरी है वो मैं ले लूँगी। तो ये है वस्तुओं का आदान प्रदान और इसी को कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तुओं का लेन देन, है ना। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 है मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है। ये भी इसी चैप्टर में मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 42 है कर्तन दहन प्रणाली को समझाइए। ये मैंने आपको आगे बता दिया था, है ना। इसके अलग अलग किस स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करो और नेक्स्ट पेज मूव करो। 3 जिसमें आपका है क्वेश्चन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है। देखो ये कब मनाया जाता है, 24 दिसंबर को, और लागू कब हुआ था 24 दिसंबर 1986 को। 1986 को याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और इन टॉपिक से यानी इन क्वेश्चन से जो भी सिमिलर टॉपिक्स है वो आपको करके जाने। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है ना। तो इसमें क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का आपको डेट याद कर लेना है कि वो कब शुरू हुआ था। देखो ऑब्जेक्टिव भी इससे बन सकता है, नो डाउट। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाए 23 दिसंबर 1986,
24 दिसंबर 1986, 1 जनवरी 1994, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा। तो आपको अगर डेट याद रहेगी तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 44 है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ये चैप्टर से फिर उसी से आ गया भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपको करना ही है एनी हाउ, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 45 पे मूव करो, जो है रबी और खरीफ की फसलें। ये आपके भूगोल यानी जो जियोग्राफी है उससे क्वेश्चन बना है ना। तो रबी और खरीफ की फसलों में से आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि रबी की फसलें कब उगती हैं, खरीफ की फसलें कब उगती हैं, इनकी कटाई कब होती है ना, रबी और दोनों खरीफ की, और साथ में एग्जाम्पल भी देने की कौन सी फसल रबी की है और कौन सी फसल खरीफ की है। गॉट इट। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे मूव करते हैं, जो है परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन लिखिए। यानी जो भी परंपरागत ऊर्जा संसाधन है और जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, दोनों के बारे में आपको पहले एक्सप्लेन करना है, फिर इनके एग्जाम्पल देने हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी का योगदान बताइए। ये मैंने आपको बताया कि जो भारत का स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, है ना, उसमें गांधी जी का योगदान क्या था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये जो भी हत्याकांड हुआ था वहाँ पर, जिस तरीके से पुलिस के द्वारा आम जनता पर धड़ाधड़ गोलियां चला दी गई थी, तो यही आपको इसमें बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है। यानी बहिष्कार किस तरीके से किया गया था, ये क्वेश्चन नंबर शायद से ये क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 2 में ही पूछा गया है, जो हिस्ट्री का आपका चैप्टर 2 है, जो है आपका भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो किस तरीके से जो भी आम जनता थी वो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रही थी, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रही थी, तो वही चीज़ है बहिष्कार के विचार का क्या तात्पर्य है समझाइए। तो आप इससे सिमिलर रिलेट करके या उससे चीज़ से कनेक्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है 50, जो है स्वतंत्रता के दौरान महिलाओं की स्थिति को समझाइए। यानी मैंने आपको आगे भी बता दिया कि जो भी महिलाएं थी स्वतंत्रता के दौरान उनकी क्या स्थिति थी। साथ में एक तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पर आपसे जो पहले क्वेश्चन पूछा गया कि आरक्षण उनका किस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आपको जो भी वुमेन्स है ना, वीमेंस प्रोनाउंस करेंगे इसको, तो जो भी विमेंस है उसको किस तरीके से उनको सारे आरक्षण वगैरह दिए गए और कितना % उनको आरक्षण मिला किस चीज़ में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो आई होप ये आपको चैप्टर्स क्लियर हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ हिस्ट्री में मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो हिस्ट्री की बुक ले लेते हैं। देखो इस हिस्ट्री क्लास 10th की बुक में से मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, देखो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर किस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ मैं, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर किस चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे, तो वो चैप्टर आपको छोड़ने नहीं है। 3 चैप्टर इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टोटल 5 चैप्टर्स है, बट इसमें से 3 हैं जो आपको बिल्कुल छोड़ने नहीं है, बाकी को आप थोड़ा लाइटली ले सकते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में से आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, जैसे कि इटली का एकीकरण बताया, जर्मनी का एकीकरण और फ्रांस की क्रांति क्या थी, इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन याद करके जाने। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, इसकी डेट क्या है, ये आपको याद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद यानी जो नेशनलिज्म इन इंडिया है, तो ये भी आपको कवर करना है। एंड थर्ड लास्ट चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यानी द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ये भी आपको करके जाना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इन चैप्टर्स को आप कर लेना, बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप NCERT नोट्स लेना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम यूजर नेम roxan4311 से कांटेक्ट करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। सो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।